नमस्कार दोस्तों। कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित एग्ज़ाम्स में जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए ये वीडियो और इसका एक-एक कंटेंट बहुत ही रिलेवेंट है तथा जैसा एज़ इट इज़ इस वीडियो में आपको मैं बताता जाऊँगा वैसे ही आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ बिल्कुल पूछी जाएगी। तो आइए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि हमें इसमें आगे आपको क्या-क्या सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं सबसे पहले कि कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्र में देखिए इसकी शुरुआत देखिए अगर हम बात करें तो ये हम जितनी भी बात करेंगे सब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि भारत में जो कृषि क्षेत्र है वह किस प्रकार से है और कितना क्षेत्र है। सबसे पहले हम अगर ये समझ लें बात में कि भारत में अगर इसे कृषि को अर्थव्यवस्था के रूप में देखते हैं तो कृषि में जो अर्थव्यवस्था है हमारे 3 क्षेत्रों में बटी हुई है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है? जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो कृषि जो है, जो सभी उद्योगों के लिए, सभी चीज़ों के लिए एक उत्पादक क्षेत्र है, सभी कच्चा माल आपको कृषि से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो कृषि है वह भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आती है। ठीक है? और यहाँ पे आप देखें कि अगर हम यहाँ पे एक 2011 की जनगणना का एक परिप्रेक्ष्य ले रहे हैं, जिसमें एक आंकड़ा दिया गया है कि उसके अनुसार देश की जो कुल 54.6% जो जनसंख्या थी, टोटल जो जनसंख्या थी उसका 54.6% वह कृषि में इंक्लूड थी। तो काफ़ी बड़ी जनसंख्या है। 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या है भारत में वह कृषि में जुड़ी हुई है। ठीक है? और कृषि क्षेत्र से हमें जो कि प्राथमिक क्षेत्र में आता है अर्थव्यवस्था से उससे हमें मिलता है क्या? हमें उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होती है। दोस्तों कच्चे माल की आपूर्ति के साथ ही साथ में जो कृषि है हमारी, वह खाद्य सुरक्षा को पूर्ण करती है। ठीक है? आपने देखा होगा कि कोविड के समय में जो लोगों के पास में कहीं पे भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे और तो उनकी आय का साधन भी सब रुक गया था। तो उसमें जो भारतीय गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सभी को खाद्य सुरक्षा के तहत सभी को मुफ्त अनाज बाँटा था। और कृषि के मामले में हम लोग अपने उत्पादन में आत्मनिर्भरता को भी प्राप्त कर चुके हैं। अब हमें पहले की तरह बाहर के देशों से गेहूँ को इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि रशिया और यूक्रेन जो कि विश्व की गेहूँ की मंडी कहलाते हैं, उनके इस युद्ध के समय में हम विश्व के कई देशों को गेहूँ अपने यहाँ से उल्टा निर्यात कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम कृषि क्षेत्र में क्या हो गए हैं? आत्मनिर्भर हो गए हैं। ठीक है? तो आगे देखते हैं इसमें कृषि के बारे में। और अब देखिए कृषि का अगर जैसे हम बात करते हैं तो एक अर्थव्यवस्था का टच आता है। जैसे हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात की कि कृषि में जो अर्थव्यवस्था में जो कृषि है वह किस क्षेत्र में आती है? तो वह प्राथमिक क्षेत्र में आती है। ठीक है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है आपकी। ठीक है? तो प्राथमिक क्षेत्र में आने का मतलब ही यही है कि जो कृषि है वह भारत के जितने भी जो घरेलू उत्पाद बनते हैं उसमें उसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है? जिसे हम नॉर्मली टर्म में जीडीपी बोलते हैं। ठीक है? यहाँ पे एक आंकड़ा दिया है वित्तीय वर्ष 1950-51। ठीक है? तो ये वह वर्ष है जब हमारा देश गणतंत्र बना था और आज़ादी के बाद में हमने अपने देश को अपने हिसाब से सुचारू रूप से चलाना प्रारंभ किया था। और उस समय हमने योजना आयोग भी बनाया था जो कि कृषि से संबंधित उसने कुछ चीज़ें बनाई थी और पंचवर्षीय योजनाओं को उसने प्रारंभ किया था। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यही था कि हमें कृषि को विकास करना है। ठीक है? तो वित्त वर्ष 1950 से 51 में जो कृषि का जो योगदान था उस समय, अगर हम 1 साल की यहाँ दिया लग आंकड़ा दिया है, वह लगभग 51% था। फिर यही आंकड़ा जब हमने 2011-12 वर्ष में देखा, तो ये आंकड़ा 51% से गिर करके 14.2% रह गया। ठीक है? और फिर बात की जा रही है कि वित्त वर्ष 19-20 की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है? अब यहाँ पर आधार वर्ष क्या हो गया आपका 2011-12। ठीक है? आधार वर्ष का मतलब ये होता है कि हम किसी भी वित्तीय वर्ष की अगर हमें जो उसमें आंकड़े की जो भी हम गिनती करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हम वो जो डेटा है, जो कलेक्शन है, उसका जो एवरेज है, हम वो किस वर्ष से लेना प्रारंभ करेंगे। तो वो हम डेटा जो उसका एवरेज है, जो डेटा है, हम वो कहाँ से 2011-12 से आधार लेंगे उसका कि उस समय जो हमारी कृषि की जो हमारी स्थिति थी या फिर जो हमारा जो भी अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, तब से अब में क्या अंतर आया है। ठीक है? तो अगर हम देखें कि वर्ष 2019 से 20 में कृषि से संबंधित क्षेत्र में क्या योगदान रहा कृषि का, तो अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान था वह 17.8% था। आपको लग रहा होगा कि 1950 से 51 में ये जो योगदान था कृषि का जीडीपी में 51% था, 11-12 में 14.2 और 19-20 में आधार वर्ष के आधार पर 17.8। तो ये एक तरीके से 51 से तो काफ़ी संख्या गिर गई है। तो इसका क्या मतलब हमको ये दिख रहा है क्या कि जो जीडीपी में जो कृषि का जो योगदान है वो गिर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रारंभ में तो हमको देखने में यही लगता है कि सकल घरेलू उत्पाद में जो कृषि का जो प्रतिशत योगदान है वो हमें ऐसा लग रहा है कि कृषि के महत्व में गिरावट हो रही है।
लेकिन ये कृषि के महत्व गिरावट को नहीं दर्शाता, बल्कि ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में जो अन्य जो 2 क्षेत्र हैं, जो द्वितीयक क्षेत्र हैं, जो सेकेंडरी क्षेत्र हैं और जो तृतीयक क्षेत्र हैं। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग उद्योग से बताते हैं और तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र से बताते हैं। तो उसके सापेक्ष उसकी वृद्धि कैसी है? तो उसके सापेक्ष कृषि की वृद्धि कम है। इसलिए हम आपको ये जो आंकड़ा है, जो 1950 से 51, जो 51% था, वो कम होते दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कृषि के मुकाबले अब उद्योग और सेवा क्षेत्र बढ़ रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कृषि में गिरावट हो रहा है, ठीक है? तो ये आंकड़े हमें जो हमारे एग्ज़ाम में है, ये लगभग ये पूछ लिया जाते हैं, तो ये हमको याद रखना है। और ये आधार वर्ष भी हमें याद रखना है, क्योंकि अभी भी आधार वर्ष जो है, वो 2011-12 ही लिया जा रहा है, ठीक है? अक्सर एग्ज़ाम में आपसे जो कृषि का एक जो प्रतिशत पूछा जाता है, वो लगभग आपसे यही पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसका जो है अर्थव्यवस्था में जो हिस्सा है जीडीपी में सबसे कम है? कृषि का है कि उद्योग का है कि सेवा क्षेत्र का है? तो कृषि का है, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं। अब कृषि में हम बात करेंगे जो प्रमुख रूप से एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, भारत में बोई जाने वाली फसलें, ठीक है? आपने अपने आस-पास कई प्रकार की आपने फसलों को देखा होगा। हर मौसम में आप अलग-अलग प्रकार की चीज़ों को खाते हैं, ठीक है? चाहे वो गेहूँ हो, ये तो हमारा हमेशा का अनाज है, हमारा अनाज, जो भी आप अनाज खाते हैं, चाहे वो चावल हो, चाहे किसी भी प्रकार का, चाहे वो दालें हों, सब्ज़ी हों, ये सभी हमारी किस में आती हैं? ये सभी हमारी कृषि में आती हैं और ये हमारी कृषि की फसलें हैं। इन्हीं के माध्यम से क्या करते हैं, हम अपना जो अपनी खाद्य की जो समस्या है, उनको दूर करते हैं। तो अगर हम देखें कि कृषि में जो फसलें हैं, उनको हमें समझना है, तो उनको भी बाँट करके हम पढ़ सकते हैं। इनका एक साइकिल होता है, अगर आप इस तरीके से समझें कि एक जो साइकिल है, सबसे पहले आपकी, जैसे हम मान लें कि आपकी हो गई खरीफ की फसल, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है? खरीफ के बाद आपकी होगी रबी की फसल, ठीक है? फिर उसके बाद आपकी होगी जायद की फसल, ठीक है? तो ये एक प्रकार का क्रम है कि खरीफ की ये इसी प्रकार से चलेगा कि खरीफ के बाद आपकी रबी की फसल होगी, रबी के बाद आपकी जायद की फसल होगी और जायद के बाद में आपकी फिर से खरीफ होगी। अब इसमें एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि ये इन सबसे पहले कि ये किस ऋतुएँ की फसल हैं और किस महीने से किस महीने तक ये बोई की जाती हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें कौन-कौन सी फसलें हैं जो इन फसलों में उगाई जाती हैं। तो इनके बारे में ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग खरीफ की फसलों के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें खरीफ की फसलों के बारे में, तो खरीफ की फसल का मानसून क्या होता है? ये होता है वर्षा ऋतु, ठीक है? इन्हें हम मानसूनी फसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानसूनी फसल, ठीक है? अब भारत में जो वर्षा का जो समय होता है, जो मानसून होता है, वो 1 जून से भारत में प्रवेश करता है। तो ये स्टार्टिंग इनकी कब से होती है खरीफ की फसल की बोने की? जून-जुलाई में। देखिए क्या है कि ये जो फसलें हैं, इन्हें पानी ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है? इनमें से कुछ ऐसी फसलें भी होती हैं जिन्हें पानी नहीं चाहिए होता है, इन्हें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये जो उचित तापमान और जो पानी की जो आर्द्रता है, जो पानी जो उस समय चाहिए, जो व्यवस्था है पूरी, जो स्थिति है फसल के लिए, वो आपको इन्हीं महीनों से स्टार्टिंग में मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो जून-जुलाई में इन्हें बोया जाता है और सितंबर-अक्टूबर में इन्हें काट लिया जाता है। इस समय सितंबर-अक्टूबर का ये वह समय होता है जब भारत में ठंड अपना दस्तक देना शुरू कर देती है, ठीक है? अब इसमें जो मुख्य फसलें होती हैं, वो फसलें कौन-कौन सी हैं? तो खरीफ की जो मुख्य फसलें होती हैं, उन्हें अगर हम देखें, तो सबसे प्रमुख फसल है खरीफ की चावल। खरीफ, ठीक है, चावल है। चावल आप जानते ही हैं कि बहुत ही मतलब जल चाहिए इसको, आपने चावल की खेती होती देखी भी होगी। एक तरफ इसे घास के रूप में पहले इसको उगाया जाता है, फिर चावल के पानी से भरे हुए खेतों में इसकी एक-एक जो पौधे होते हैं, उनको हाथों से रोपा जाता है। इस प्रकार से आपने जब रास्ते में आप निकले होंगे, तो आपने खेती देखी होगी। तो चावल की खेती होती है। पश्चिम बंगाल हो गया, पंजाब हो गया और उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे काफ़ी चावल की अच्छी तरीके से खेती की जाती है और दक्षिण भारत का तो मुख्य खाद्य व्यंजन ही चावल है, ठीक है? अगला नंबर होता है जूट का। ये भी देखिए एक विशेष आर्द्रता चाहिए होती है, गर्मी और नमी और पानी भी चाहिए होता है। जूट की फसल में पश्चिम बंगाल काफ़ी मतलब नंबर 1 पे ऑल ओवर हमेशा। और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश हो गया, ये सब जूट की अच्छी खासी फसल करते हैं। जूट की बोरियाँ आपने देखी होंगी जिसमें गेहूँ, अनाज वगैरह भर कर के गोदामों में रखा जाता है। अगला नंबर है ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का। देखिए ये मोटे अनाज हैं, ठीक है? इनको ज़्यादा पानी की नहीं आवश्यकता होती, फिर भी इन्हें को तापमान चाहिए होता है जिसमें ये फसलें उगाई जाएँ, ठीक है? तो इन्हें कम पानी वाली फसलें बोलते हैं और लेकिन इनमें जो पोषक तत्व हैं ज़्यादा होते हैं। अगला है खरीफ की फसल गन्ना, कपास। देखिए यहाँ पे जो कपास जो है,
ये एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको एग्ज़ाम में रबी की फसल की 2-3 फसलें दे दी जाएँगी और उसी में शामिल कर जाएँगे कि निम्न में से कौन-सी रबी की फसल नहीं है। तो इस प्रकार से कपास उसमें ऑप्शन होता है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार से कपास उसमें से आपका आंसर हो जाए कि भाई ये रबी की फसल नहीं, क्योंकि ये खरीफ की फसल है, बाकी अन्य फसलें किसकी होंगी आपकी? रबी की, ठीक है? फिर आपका तिल हो गया, सोयाबीन हो गया, मूँगफली, ये आपकी कैसी हैं? तेल वाली फसलें हैं, इनसे हम लोग तेल निकालते हैं, ठीक है? फिर दाल और अरहर, ठीक है? ये जो आपकी फसलें हैं, ये क्या है? खरीफ की फसलें हैं, जो ये किस वर्ष आपको दिखेंगी? एक तो इनको पानी चाहिए, दूसरा इन्हें क्या चाहिए? एक विशेष टेम्परेचर चाहिए, तापमान ज़्यादा चाहिए, ठीक है? तो अगली फसल हम देखते हैं कौन सी है हमारी? रबी की फसल, ठीक है? वो साइकिल दिमाग में याद रखना है आपको कि खरीफ के बाद रबी और रबी के बाद फिर आपका नंबर किसका आता है? जायद का आता है, फिर से खरीफ का नंबर आता है, तो रबी की फसल। तो रबी की फसल में हम देखते हैं कि रबी की फसल का मौसम क्या है? शीत ऋतु। दोस्तों ये वह मौसम होता है जब आप खरीफ की फसल काट लेते हैं और ज़्यादातर आप इसको इस बात से ध्यान रखते हैं कि जब आप चावल की कटाई करते हैं तो बाद में उसकी पराली बचती है, और पराली की हमेशा समस्या आप सर्दियों की शुरुआत में देखते हैं, और दिल्ली में आप देखेंगे कि उसी समय पे प्रदूषण और संबंधित कई सारी परेशानी देखने को मिलती हैं। तो पराली जलाने की समस्या ये किससे संबंधित है? चावल से। और वो चावल की फसल किससे होती है? खरीफ से। तो खरीफ की कटाई अक्टूबर नवंबर के, ये सितंबर अक्टूबर में हो जाती है। उसके बाद हम लोग चालू करते हैं किसकी? रबी की फसल की। तो रबी की फसल की बुआई किस महीने की जाती है? अक्टूबर से नवंबर महीने में। और इसे कब काट लिया जाता है? मार्च अप्रैल में। ये वह समय होता है जब ठंड धीरे धीरे कम होती है और जो सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर धीरे धीरे लंबवत चमकना प्रारंभ करता है, मतलब उत्तर भारत में गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो इसकी कुछ प्रमुख फसलें हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं। तो इसकी मुख्य फसलें हैं आपकी, सबसे प्रमुख फसल है आपकी गेहूँ, रबी की फसल है जो। तो इस समय आप देखेंगे कि गेहूँ के साथ में आप सरसों भी उगा हुआ देखते हैं, ठीक है? सरसों उगा आप जब देखते हैं तो आपको गेहूँ और सरसों आपको दोनों एक साथ में उगाई जाती हैं, ठीक है ना? और इसके बाद फिर एक जो अन्य फसल होती है वो होती है जौ। और इसी मौसम में आप देखोगे कि सर्दियाँ जब स्टार्ट होती हैं तो हरे हरे बूट चने खाने को आपको मिलते हैं, मटर खाने को मिलते हैं, मटरों की आवक बढ़ जाती है, आलू मटर की सब्जी खाई जाती है, तो आलू भी इस समय की फसल होती है। मसूर की दाल भी आपको इसी मौसम की मिलेगी, रबी की फसल की। जई भी आपको इसी में मिलेगी, ठीक है? तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, आलू, जई, ये आपकी किसकी फसलों में आती हैं? आपकी रबी की फसल में आती हैं, ठीक है? अगली फसल है हमारी जायद की फसल, ठीक है? जायद की फसल हमारी वह फसल होती है जिसमें हम देखते हैं कि आप देखेंगे कि जब गर्मियाँ प्रारंभ हो जाती हैं, जब हम रबी की फसल काट लेते हैं, तो उसके बाद ना बारिश हो रही होती है, उस समय टेम्परेचर बढ़ना होता है, तो किसान उस समय क्या करे? खरीफ की फसल का समय तो हुआ नहीं, उसे तो वो जून जुलाई में काटेगा, तो इस समय वो कुछ ऐसी फसलों को उगाता है जिससे उसके जो गर्मियों की जो बीच में जो गैप होता है कृषि का, वो ना हो, वो गैप ना आए। तो इस समय जो फसल वो करता है वो कौन सी उगाता है? वह करता है जायद की फसल। और जायद की फसल मुख्यतः कब बोई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है। तो इसके लिए कैसा मौसम चाहिए? गर्म और शुष्क। याद करें जब गर्मियाँ प्रारंभ होती हैं तो उस समय आपको मीठा मीठा रसीला खरबूजा, तरबूज और खीरा खाने को मिलता है, और कई सारी सब्जियाँ खाने को मिलती हैं। तो मार्च में बोई जाती हैं और इनको जून जुलाई में इनको काट लिया जाता है, ठीक है? खरबूजे और खीरे के साथ में आपको ककड़ी और करेला, लौकी, ये भी खाने को मिलता है। तो ये सब जितने भी आपकी जो बड़ी जो मोटी वैसी खीरा, खरबूजा, खीरा और मोटे-मोटे बीज वाली जितनी भी फसलें होती हैं, इन सब में आपको बहुत बड़े-बड़े, मोटे-मोटे बीज मिलेंगे। तो ये आपकी जायद की फसल होती है, ठीक है? और इनको क्या होता है इस्तेमाल से आपका जो शरीर में पानी की कमी भी दूर हो जाती है, और सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? तो कृषि से संबंधित अन्य एक स्टैटिक वीडियो मैं आपके लिए लाऊँगा जिसमें एक प्रकार की लिस्टिंग होगी, और जिसको आप पढ़ कर के डायरेक्ट पेपर में उससे आने वाले कई क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकता हूँ।